हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीएस 001 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, हम टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और 90% क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमपीएस 001 का पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है कि उदारवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब प्रस्तावना है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, प्रस्तावना लिखनी है आपको जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे आपको लिख के आना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे ऐसे लिख के आओगे तो। कि पहला तो प्रस्तावना को उदारवाद आधुनिक राजनीति विचारधारा की सबसे प्रभावशाली विचारधारा में से एक है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों तथा गरिमा की रक्षा करना है। उदारवाद का यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार और आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। ठीक है, जॉन लॉक, जे.एस. मिल और एडम स्मिथ और टी.एच. ग्रीन आदि प्रमुख उदारवादी विचारक माने जाते हैं। उदारवाद के अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। ठीक है, क्या है? उदारवाद के अनुसार व्यक्ति के लिए राज्य है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए बना है। ठीक है, व्यक्तिगत सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर इसका अर्थ क्या है? उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरल से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता का समर्थक। ठीक है, उदारवाद ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और लोकतंत्र और कानून के शासन तथा मानवाधिकार का समर्थन करती है। और आधुनिक उदारवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर भी बल देता है। ठीक है, क्या समझाया? उदारवाद क्या है? स्वतंत्रता का समर्थक है, जो कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और लोकतंत्र, कानून के शासन तथा मानवाधिकार का समर्थन करता है या करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली तो व्यक्ति की सर्वोच्चता। वह उदारवाद व्यक्ति और समाज और राज्य की मूल इकाई मानता है, मतलब व्यक्ति को समाज और राज्य की मूल इकाई मानता है। व्यक्ति के हित और विकास को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता का समर्थन। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रबल समर्थक है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भाई तीसरा पॉइंट है समानता का सिद्धांत। वह उदारवाद सभी नागरिक को कानून के समक्ष समान मानता है। जाति, धर्म, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाता है। ये समानता का सिद्धांत है इसका। और चौथा पॉइंट है कानून का शासन। वह उदारवाद के अनुसार राज्य का संचालन कानून के अनुसार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या शासन कानून के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र का समर्थन। वह उदारवाद प्रतिनिधि लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई ये 6 पॉइंट क्या कहता है? भाई 6 पॉइंट कहता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। भाई जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, शिक्षा तथा अभिव्यक्ति जैसे अधिकारों की रक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व माना जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मांगता है। और 7वां पॉइंट है सीमित सरकार, मतलब सरकार क्या है? लिमिटेड रहे, ज़्यादा हावी ना हो। और शास्त्रीय उदारवाद राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है, जबकि आधुनिक उदारवाद आवश्यक क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। ठीक है, भाई जो शास्त्रीय उदारवाद था वो राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम समर्थन करता है, जबकि जो आधुनिक उदारवाद आया वो आवश्यक क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। जैसे कि मान लो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर कोई भेदभाव हो, जैसे सती प्रथा की बात करें। ठीक है, वो समाज के लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसमें राज्य ने हस्तक्षेप किया, उसको हटाया। और 8वां पॉइंट है निजी संपत्ति का अधिकार। उदारवाद निजी संपत्ति को व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार मानता है और तथा उसके संरक्षण का समर्थन करता है। ठीक है, 9वां पॉइंट है कि सहिष्णुता एवं धर्मनिरपेक्षता। उदारवाद धार्मिक सहिष्णुता, विविधता तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का समर्थन करता है। ठीक है, ये तो इसके पॉइंट थे। और इसके उदारवाद के महत्व की बात करूँ तो वह उदारवाद ने आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार, संवैधानिक शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक व्यवस्था उदारवादी मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, इसका महत्व है। और निष्कर्ष की बात करूँ तो भाई निष्कर्ष अपने हिसाब से बना के लिखो तो बेटर होता है जितना ज़्यादा हो सके। और बट अगर आपको मेरा वाला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है।
कि निष्कर्षता क्या होगा कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं लोकतंत्र पर आधारित है। एक प्रगतिशील विचारधारा है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन हुए हैं और आधुनिक उदारवाद सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन करता है। वर्तमान वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उदारवाद का विशेष महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है लोगों को सुविधाएं देना। ठीक है, जो लोग सुविधाओं से वंचित हैं उनको वो सुविधा उपलब्ध कराना। अब प्रस्तावना की बात करूँ तो कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसकी प्रमुख उद्देश्य नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण को सुनिश्चित करना होता है। ये केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा समान अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी निभाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यापक स्वीकृति मिली। ठीक है, और आगे इसकी अवधारणा की बात करें तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें राज्य आर्थिक असमानता कम करने, निर्धन की सहायता करने तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करूं, भाई सामाजिक सुरक्षा। राज्य बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था। सभी नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आर्थिक समानता। भाई गरीबी और आय की असमानता को कम करने के लिए कर नीति, सब्सिडी तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि सामाजिक न्याय। भाई समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि रोजगार के अवसर। भाई राज्य रोजगार सृजन, कौशल विकास की योजनाएं के माध्यम से बेरोजगारी कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, भाई इसका सिंपल सा कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट वो होता है जो लोगों को सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है, कमियों को सुधारता है। ठीक है, और आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो भाई एक तो सकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करता है, सामाजिक न्याय एवं समान अवसरों को बढ़ावा देता है, गरीब एवं कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है, लोकतंत्र को अधिक स्थिर और समावेशी बनाता है। ठीक है, और नकारात्मक पक्ष की बात करें तो अत्यधिक सरकारी खर्च के कारण वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, लोगों ने सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ने की संभावना रहती है, नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अधिक कर लगाने से निजी निवेश एवं आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है, कई बार योजनाएं तक राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग भी किया जाता है। ठीक है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट थे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों याद रखना है। इसके पॉइंट बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, जो लोगों के वेलफेयर मतलब उनकी भलाई के लिए कार्य करता है। जैसा हमारे देश में फ्री शिक्षा सुविधा है और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं हैं और फ्री बहुत सारी आंगनबाड़ी जैसी व्यवस्था है, एनजीओ वगैरह चलाते हैं वो तो। ठीक, ऐसे अनेक व्यवस्था की गई हैं जिससे कि अत्यधिक लोगों को लाभ मिले, उनकी समस्याओं का हल हो सके, उसी को कहते हैं कल्याणकारी राज्य। आगे बढ़ते हैं। भाई भारत कल्याणकारी राज्य की बात करें तो भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा प्रदान करते हैं। मनरेगा, आयुष्मान भारत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, आगे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्षतः कल्याणकारी राज्य आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यद्यपि इसके सामने वित्तीय बोझ, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक चुनौती मौजूद है, फिर भी सामाजिक न्याय, समान व्यवहार तथा नागरिक के समग्र विकास के लिए इसकी आवश्यकता बनी हुई है। प्रभावी शासन और पारदर्शिता के माध्यम से इसकी कमियां दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुसंस्कृतिवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की आलोचना और विवेचना कीजिए। भाई बहुसंस्कृतिवाद क्या है? अब भाई बहुसंस्कृति का मतलब यह है अनेक संस्कृतियों का समूह। भाई बहुसंस्कृतिवाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका अर्थ है कि ऐसा समाज जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातीय समूह एवं संस्कृति के लोग अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए समान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है,
वैश्वीकरण, प्रवासन और सांस्कृतिक विविधता के कारण यह अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। और बिल किमलिका यानी बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख समर्थक विचारक में से एक है। ठीक है, बिल किमलिका। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ क्या है? बहुसंस्कृतिवाद ऐसी विचारधारा है जो सांस्कृतिक विविधताओं को समाज की शक्ति मानती है। इसके अनुसार प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा एवं धार्मिक पहचान बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए तथा राज्यों को सभी संस्कृतियों के प्रति समान सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। भाई विविधता का सम्मान। भाई विभिन्न संस्कृति, भाषाओं एवं परंपराओं को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि समान अधिकार एवं समान अवसर। भाई सभी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, भारत तो वैसे बहुसंस्कृतिवाद देश है। भाई सहिष्णुता एवं पारस्परिक सम्मान। तो विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग, सहअस्तित्व तथा आपसी सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सहभागिता। भाई सभी समुदायों को शासन एवं नीति निर्माण में समान भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पॉइंट 6 है क्या अल्पसंख्यक के अधिकारों और संरक्षण। भाई बहुसंस्कृतिवाद विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा का समर्थन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुसंस्कृतिवाद की आलोचनाएं। भाई राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव। भाई कुछ विवादों को मत है कि अत्यधिक सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अलगाववाद की संभावना। भाई विभिन्न समुदाय अपनी अपनी पहचान पर अधिक बल देकर समाज के विभाजन उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब उसको बांट सकते हैं देश को। ठीक है, और तीसरा है कि समान नागरिक की चुनौती। भाई विशेष सांस्कृतिक अधिकार देने से समान नागरिक का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है अगर किसी को हमने विशेष दर्जा दे दिया तो, बट ऐसा नहीं है, हमारी बात तो सभी को समान दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, आगे कि सामाजिक संघर्ष। भाई धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक मतभेद कभी कभी सामाजिक तनाव एवं संघर्ष का कारण बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, राजनीतिक दुरुपयोग के राजनीतिक दल सांस्कृतिक पहचान का उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में बहुसंस्कृतिवाद। भाई भारत में बहुसंस्कृतिवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जाति एवं संस्कृतियाँ एक साथ निवास करती हैं, मतलब एक साथ रहती हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्रदान करता है तथा विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, संस्कृतिवाद आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विविधता, समानता एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं और चुनौतियां हैं, फिर भी उचित संविधान व्यवस्था, सामाजिक संवाद एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से बहुसंस्कृतिवाद सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, राष्ट्रवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब राष्ट्रवाद की बात करें तो भाई राष्ट्रीय आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा। इसका आधार या विश्वास है समान इतिहास, सांस्कृतिक, भाषा, परंपरा, धर्म अथवा साझा राजनीतिक आकांक्षाओं वाले देशों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर एवं संप्रभु राज्य स्थापित करने का अधिकार है। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का व्यापक विकास हुआ। भाई राष्ट्रवाद का सिंपल सा अर्थ है कि राष्ट्र के लिए भावना उत्पन्न होना। भाई इसने विश्व में अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। ठीक है, अब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है भाई, राष्ट्र भय भावना है एवं विचारधारा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, प्रेम, समर्पण तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा को सर्वोच्च मानता है और यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो भाई राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत, पहला तो है पॉइंट, राष्ट्र एक प्रमुख आधार राष्ट्रीय एकता है। ये भाषा, धर्म, जाति अथवा क्षेत्रीय भिन्नताओं से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब पूरे देश को एक बनाने की कोशिश करता है राष्ट्रवाद। आत्मनिर्णय का सिद्धांत दूसरा है, भाई प्रत्येक राष्ट्र को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार होना चाहिए। इसी सिद्धांत में अनेक उपनिवेश को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा दी जाती है। देखो जितने क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ
अब तो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है। तो सारे क्वेश्चन की वीडियो आपको देख के जानी है, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद के भी 70-80% में लेके चलेंगे, ठीक है, कि वो आएंगे आएंगे, बट स्टार्टिंग के 6 तो आपको प्रॉपर देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। वही राष्ट्रीय संप्रभुता यानी राष्ट्रवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्रता संप्रभु होना चाहिए तथा किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई चौथा है सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। राष्ट्रवाद अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराओं तथा राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण पर बल देता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव। वह राष्ट्रवाद नागरिक के देश के प्रति प्रेम, त्याग, अनुशासन तथा राष्ट्रीय सम्मान की भावना विकसित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हित की सर्वोच्चता। वह राष्ट्र के अनुसार व्यक्तिगत अथवा समूहगत हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब राष्ट्रवाद का महत्व की बात करें तो राष्ट्रवाद ने विश्व में अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ति प्रदान की। भारत स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रीय चेतना पर आधारित था। राष्ट्रवाद लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता तथा नागरिक के उत्तरदायित्व को मजबूत करता है, ठीक है। भाई राष्ट्रवाद होना हर देश के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, ठीक है। अब इसकी आलोचना की बात करें तो वही कुछ विद्वानों के अनुसार उग्र राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन सकता है। इससे युद्ध, साम्राज्यवाद, जातीय संघर्ष तथा असहिष्णुता को बढ़ावा मिल सकता है और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे भी आक्रामक राष्ट्रवाद को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, ठीक है। ये इसकी आलोचना है। भाई राष्ट्रवाद होना अच्छी बात है, लेकिन वो नेगेटिव तरीके से नहीं होना चाहिए जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए, राष्ट्र के लोगों को नुकसान पहुंचाए, उनकी एकता को तोड़े। बल्कि राष्ट्रवाद का तो मुख्य उद्देश्य से एकता को बनाना, लेकिन पॉजिटिव तरीके से शांति बनाए रखते हुए, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का, स्वतंत्रता और संप्रभुता की भावना को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण विचारधारा है। संतुलित और लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद समाज में एकता, विकास को बढ़ावा देता है, जबकि उग्र राष्ट्रवाद संघर्ष और विभाजन का कारण बन सकता है। इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र समाज में समावेशी और एवं संवैधानिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फांसीवाद, फैसिज्म की प्रमुख विशेषता एवं विश्व दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। अभी फांसीवाद क्या है, अब पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे। ये फांसीवाद 20वीं सदी का एक अधिनायकवादी राजनीतिक विचारधारा है जिसका उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। इसके प्रमुख प्रवर्तक बेनिटो यानी मुसोलिनी थे। बाद में जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने इसी विचारधारा के समान नाजीवाद को विकसित किया। फांसीवाद लोकतंत्र, उदारवाद और समाजवाद का विरोध करता है और राज्य के सर्वोच्च मानता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फांसीवाद का अर्थ क्या है। और फांसीवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य को सर्वोपरि माना जाता है तथा व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा राज्य के हितों को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक शक्तिशाली नेता, कठोर अनुशासन और राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। फांसीवाद की प्रमुख विशेषताओं की बात करूं तो भाई राज्य की सर्वोच्चता। फांसीवाद के अनुसार राज्य सर्वोच्च है और व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के अधीन रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अधिनायकवादी शासन। भाई फांसीवाद लोकतंत्र का बहुल दलीय व्यवस्था का विरोध करता है, ठीक है, तथा एक नेता और एक दल के शासन पर समर्थन करता है, जो कि ये भाई नेगेटिव पॉइंट है। उग्र राष्ट्रवाद। भाई ये राष्ट्र को सर्वोच्च मानता है और राष्ट्रीय गौरव के विस्तारवाद पर बल देता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है सैन्यवाद, यानी फांसीवाद विचारधारा युद्ध और सैन्य शक्ति के राष्ट्र की उन्नति का साधन मानती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि लोकतंत्र और उदारवाद का विरोध। वही फांसीवादी व्यक्ति स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र संस्थाओं को कमजोर करता है, ठीक है। आगे कि वही 6 पॉइंट है कि प्रचार और सेंसरशिप। वही जनमत को नियंत्रित करने के लिए प्रचार माध्यम पर नियंत्रण रखा जाता है तथा विरोधी विचारों को दबाया जाता है, ठीक है। 7वां पॉइंट है कि साम्यवाद का विरोध। वह फांसीवाद साम्यवाद एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा का अस्वीकार करता है। क्या कोई वर्ग संघर्ष नहीं चाहिए, सीधा साधा सिद्धांत चलेगा, सेना का शासन चलेगा, एक ही शासन चलेगा और इसका ये मानना जाता है, ठीक है। फांसीवाद का विश्व दृष्टिकोण क्या है। भाई फांसीवाद विश्व दृष्टिकोण शक्ति, अनुशासन, सैन्यवाद तथा राष्ट्रीय विस्तार पर आधारित है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। इसके अनुसार शक्तिशाली राष्ट्र को प्रभुत्व स्वाभाविक है और ये दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बना है,
ठीक है भाई। इसकी आलोचना की बात करें तो भाई फांसीवाद मानवाधिकार, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता का विरोध माना जाता है। इससे तानाशाही दमन, युद्ध तथा व्यापक जनहानि हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देशों ने इस विचारधारा को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? निष्कर्षतः फांसीवाद एक अधिनायकवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है जिसने इतिहास में गंभीर राजनीतिक एवं मानवीय संकट उत्पन्न किए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक स्वतंत्रता, मानवाधिकार तथा संवैधानिक शासन के कारण फांसीवाद को व्यापक रूप से अस्वीकार्य माना जाता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंटोनियो ग्राम्सी की वर्चस्व की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसकी प्रस्तावना की बात करें एंटोनियो ग्राम्सी की। भाई एंटोनियो ग्राम्सी इटली के प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक थे। ठीक है, जिन्होंने पारस्परिक मार्क्सवाद को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति यानी प्रिजन नोटबुक्स में वर्चस्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया और ग्राम्सी के अनुसार केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर शासन नहीं चलता, बल्कि सांस्कृतिक, वैचारिक और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से भी शासन वर्ग को समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। ठीक है, मैं वर्चस्व का अर्थ की बात करें तो ग्राम्सी के अनुसार वर्चस्व वह स्थिति है जिसमें शासक वर्ग केवल बल प्रयोग द्वारा नहीं बल्कि समाज की सहमति प्राप्त करके अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। शिक्षा, धर्म, परिवार, मीडिया और सांस्कृतिक संस्थाएं एवं सहमति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और ग्राम्सी के वर्चस्व की अवधारणा की बात करूं तो भाई सहमति और बल का समन्वय। भाई ग्राम्सी के अनुसार शासन केवल दमन से नहीं चलता, राज्य बल का प्रयोग करता है, जबकि नागरिक समाज लोगों की सहमति को तैयार करता है। दूसरा पॉइंट है नागरिक समाज की भूमिका। भाई विद्यालय, विश्वविद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं तथा परिवार शासक वर्ग के विचारों को समाज में वैधता प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वैचारिक प्रभुत्व। भाई एंटोनियो ग्राम्सी की बात कर रहे हैं। भाई उनका मानना है कि शासक वर्ग अपने मूल्यों एवं विचारों के सामान्य और स्वाभाविक सिद्धांत सिद्ध कर देता है, जिससे लोग बिना विरोध उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, वह जो शासक वर्ग होता है वो अपने मूल्य विचारधारा को सामान्य स्वाभाविक सिद्ध कर देता है कि भाई हम सही हैं, और भाई लोकल लोग तो उसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। अब चौथा पॉइंट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। भाई ग्राम्सी ने पारंपरिक एवं जैविक बुद्धिजीवियों का उल्लेख किया। उनके अनुसार जैविक बुद्धिजीवी सामाजिक परिवर्तन और जन चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पांचवा के प्रति वर्चस्व। यानी ग्राम्सी का मानना था कि शोषित वर्ग के वैकल्पिक विचारधारा विकसित करके शासक वर्ग के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। ठीक है, अब समालोचनात्मक परीक्षण की बात करें तो भाई सकारात्मक पक्ष की बात क्या, मार्क्सवाद को सांस्कृतिक एवं वैचारिक आयाम प्रदान किया। आधुनिक मीडिया, शिक्षा एवं सांस्कृतिक राजनीतिक भूमिका स्पष्ट किया। सामाजिक परिवर्तन में विचारों और नेतृत्व के महत्व को स्थापित किया। लोकतंत्र, संघर्ष एवं सामाजिक आंदोलनों को समझने में उपयोगी सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, अब आलोचनाओं की बात करूं तो भाई कुछ विद्वानों के अनुसार यह अवधारणा अत्यधिक सैद्धांतिक है और इसे व्यवहार में मापना कठिन है। ठीक है, और इसमें आर्थिक कारकों की अपेक्षा सांस्कृतिक कारकों पर अधिक बल दिया है। ठीक है, और वर्चस्व और सहमति की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई हैं। ठीक है, आलोचना है इसकी। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई ग्राम्सी के वर्चस्व की अवधारणा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अत्यंत प्रभावशाली अवधारणाओं में से एक है। ठीक है, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि केवल बल के माध्यम से नहीं बल्कि विचार और सांस्कृतिक सहमति के माध्यम से भी कायम रहती है। अब आज के लोकतांत्रिक समाज, मीडिया और शिक्षा और वैश्विक राजनीति को समझने के लिए ये सिद्धांत अत्यंत उपयोगी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐतिहासिक भौतिकवाद पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब इसमें प्रस्तावना पढ़ें तो भाई ऐतिहासिक भौतिकवादी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की व्याख्या का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। भाई इसके अनुसार इतिहास का विकास मुख्यतः आर्थिक शक्तियों, उत्पादन संबंधों तथा वर्ग संघर्ष के कारण होता है। मार्क्स का मानना था कि किसी भी समाज की आर्थिक संरचना ही उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को निर्धारित करती है। इस कारण ऐतिहासिक भौतिकवाद को मार्क्सवाद के दर्शन का आधार माना जाता है। अब आगे क्या भौतिकवाद में भाई ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ क्या है? भाई भौतिकवाद का अर्थ है कि समाज में विकास का मूल आधार भौतिक या फिर आर्थिक परिस्थितियाँ हैं।
भाई ऐतिहासिक शब्द का ये दर्शाता है कि मानव समाज का विकास विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में होकर गुजरता है, जाहिर सी बात है। ठीक है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों में परिवर्तन होने पर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी बदल जाती है। ठीक है। अब भाई ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख सिद्धांत की बात करूँ तो भाई आर्थिक आधार। भाई मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक आधार उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों से मिलकर बना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार। और यही ये आधार समाज की राजनीति एवं वैचारिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं भाई अधिरचना। दूसरा पॉइंट है अधिरचना, यानी कि राज्य, कानून, धर्म और शिक्षा सांस्कृतिक तथा नैतिक समाज की अधिरचना है। यह आर्थिक आधार पर निर्मित होती है और उसकी रक्षा करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वर्ग संघर्ष, यानी मार्क्स के अनुसार यह ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रत्येक युग में शोषक और शोषित वर्गों के लिए बीच संघर्ष होता है जो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बनता है। चौथा पॉइंट है उत्पादन प्रणाली का विकास, यानी कि मार्क्स ने समाज में विकास के 5 प्रमुख चरण बताए हैं। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है। उत्पादन प्रणाली के कितने 4 चरण बताए हैं। ठीक है। आदिम समाज, उसके बाद दास प्रथा, फिर जाकर सामंतवाद, फिर जाकर पूंजीवाद, फिर जाके पूंजीवाद या समाजवाद, दो में से कोई एक। अब 5वां सामाजिक परिवर्तन क्या है? जब उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों के विरोध उत्पन्न होता है तब क्रांति होती है और नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। ठीक है। अब ऐतिहासिक बौद्धिकवाद का महत्व की बात करूँ तो इस सिद्धांत ने इतिहास के आर्थिक दृष्टिकोण को समझने में नई दिशा दी। इसने सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष तथा पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है। और इसके अलावा आलोचना की बात करूँ तो भाई आलोचक के अनुसार मार्क्स ने आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व दिया तथा धर्म, सांस्कृतिक, नैतिकता और विचारों को स्वतंत्र भूमिका को कम आंका। कई विद्वानों का मानना है कि इतिहास केवल आर्थिक कारणों से नहीं बदलता बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब भाई निष्कर्ष क्या निकलता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास और समाज की व्याख्या एक प्रभावशाली सिद्धांत है। इसकी सीमाओं के बावजूद इसने सामाजिक विज्ञान को नई दृष्टि प्रदान की तथा आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्री चिंतन में गहराई प्रभावित किया। ठीक है। बस इसके सिंपल पॉइंट है ना जो महत्व वाले, वो सारे याद रखना। ठीक है। जितने क्वेश्चन पढ़ाए मैंने उसी पॉइंट के आधार पर आप निष्कर्ष तो अपने आप से बना के भी लिख सकते हो। आलोचना याद रखना प्रत्येक क्वेश्चन की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नारीवाद में जेंडर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भाई नारीवाद स्पेशली नारियों के लिए उन्हें सम्मान की बात करता है। तो भाई नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है, प्रस्तावना में है कि नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है एवं सामाजिक आंदोलन है जिसके उद्देश्य से महिलाओं को पुरुषों को समान अधिकार, अवसर, सम्मान दिलाना है। नारीवाद में जेंडर की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्ट करती है कि स्त्री और पुरुष के बीच अनेक असमानताएं जैविक नहीं बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से निर्मित होती हैं। ठीक है। और जेंडर का अर्थ क्या है भाई? सेक्स यानी कि और जेंडर में अंतर है। सेक्स जैविक भिन्नता को दर्शाता है जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सीमित रखना या पुरुषों को परिवार का कमाने वाला मानना सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर भूमिका है। ठीक है। समाज के हिसाब से बता रहे हैं। और नारीवाद में जेंडर की प्रमुख विशेषता की बात करें भाई, सामाजिक निर्माण। नारीवाद के अनुसार जेंडर जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा और सांस्कृतिक द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा कि लैंगिक असमानता। समाज में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर नहीं मिलते जिससे जेंडर असमानता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है पितृसत्ता, यानी नारीवाद विचार के अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था पुरुषों को अधिक शक्ति और महिलाओं को अधीन स्थिति में रखती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है समान अवसर एवं अवसर का सिद्धांत। भाई नारीवाद महिलाओं और पुरुषों के लिए शिक्षा, रोजगार, वेतन तथा राजनीतिक अधिकारों में समान अवसर की मांग करता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है सशक्तिकरण। महिलाओं को निर्णय लेने, नेतृत्व करने और सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाना नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। और जेंडर की अवधारणा की महत्व की बात करूँ तो यह अवधारणा समाज में व्याप्त भेदभाव को पहचानने तथा उसे समाप्त करने में सहायता करती है। इसके माध्यम से लैंगिक समानता, महिला अधिकारी तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। अब आलोचना की बात करूँ तो कुछ विद्वानों का मत है कि नारीवाद कभी पुरुषों की समस्याओं की उपेक्षा करता है, जाहिर सी बात है ओनली महिलाओं की चीज़ों को देखता है। और वहीं अन्य आलोचक मानते हैं कि सभी समाज में महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं होती।
इसलिए एक ही सिद्धांत सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि नारीवाद में जेंडर की अवधारणा सामाजिक समानता और न्याय की दिशा और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे महिलाओं की स्थिति को समझने तथा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावशाली वैचारिक आधार प्रदान किया गया है। ठीक है। स्पेशली इसमें क्या याद रखना है, जो नारीवाद होता है वो महिलाओं के सम्मान समानाधिकार की बात करता है। अगर हम जेंडर की बात की, भाई जेंडर यानी जेंडर के नाम पे बहुत भेदभाव होते हैं महिलाओं के साथ, उसको ख़त्म करने की बात की गई है मुख्य रूप से। तो ये याद रखना, सामाजिक समानता न्याय की दिशा ये महत्वपूर्ण स्थिति, लैंगिक भेदभाव को ख़त्म करना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भाई अधिकार एवं कर्तव्यों के अंतर संबंध का परीक्षण कीजिए। अधिकार एवं कर्तव्य यानी प्रस्तावना। अधिकार और कर्तव्य किसी भी लोकतांत्रिक समाज के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि कर्तव्य समाज एवं राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरी कल्पना अधूरी है। मतलब वह एक तो अधिकार राइट्स, दूसरा कर्तव्य और ड्यूटीज़। जब हमें अधिकार मिलते हैं तो हमारी ड्यूटी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। जिम्मेदारी के साथ हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है। वह अधिकार का अर्थ क्या है कि अधिकार वे सुविधाएं एवं स्वतंत्रताएं हैं जिसमें समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति के विकास के लिए मान्यता दी जाती है। जीवन स्वतंत्रता समानता शिक्षा तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अधिकार के। और यहीं कर्तव्य की बात करूं तो भाई कर्तव्य वे नैतिक एवं कानूनी दायित्व हैं जिनका पालन प्रत्येक नागरिक को समाज राज्य तथा अन्य नागरिक के प्रति करना चाहिए। ठीक है। आगे अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर संबंध। भाई परस्पर पूरकता। भाई जहाँ अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है वहीं कर्तव्य उस स्वतंत्रता को उचित उपयोग में सुनिश्चित करता है। दूसरा पॉइंट है कि एक अधिकार दूसरे का कर्तव्य, एक का अधिकार और दूसरे का कर्तव्य। यदि किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब बोलने का अधिकार है, तो अन्य लोगों का कर्तव्य है कि वह उस अधिकार का सम्मान करें। मतलब ये नहीं कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोले जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे, नहीं। और तीसरा पॉइंट है सामाजिक संतुलन। भाई अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन में समाज में शांति अनुशासन और न्याय की स्थापना होती है। फोर्थ पॉइंट है कि भाई लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि संवैधानिक महत्व। भाई भारतीय संविधान नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भी करता है। ठीक है। अगला है भाई महत्व की बात करूँ तो भाई अधिकार और कर्तव्य सामाजिक उत्तरदायित्व राष्ट्रीय एकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। दोनों के संतुलन में नागरिक का समग्र विकास संभव है। ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करूँ तो भाई कुछ लोग केवल अधिकारों पर बल देते हैं और कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, जबकि कुछ शासन व्यवस्थाएं कर्तव्य के नाम पर नागरिक को अधिकारों का दमन करती हैं। इसलिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। भाई अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ अधिकार मिलते हैं वहीं हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है भाई, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है और तथा समाज में न्याय समानता और शांति की स्थापना संभव होती है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकतंत्र की अवधारणा की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब पहले तो भाई प्रस्तावना लिखेंगे लोकतंत्र आधुनिक विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, डेमोस यानी जनता और क्योटोस यानी शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि जनता का शासन। प्रसिद्ध विचारक अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा है। लोकतंत्र का उद्देश्य नागरिक की भागीदारी स्वतंत्रता समानता और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करना है। ठीक है। और इसका लोकतंत्र की अवधारणा की बात करें तो वही लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम राजनीतिक शक्ति जनता के पास होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और संविधान तथा कानून के अनुसार शासन संचालित करती है। ठीक है। अब प्रमुख विशेषताओं की बात करूँ भाई, जनसत्ता यानी अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। थर्ड है कि कानून का शासन, सभी नागरिक एवं शासक कानून के समान अधीन होते हैं। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा, अभिव्यक्ति धर्म संगठन तथा समानता के अधिकारों की रक्षा की जाती है। 5 पॉइंट है कि उत्तरदायी सरकार जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी
होती है। ठीक है। भाई लोकतंत्र के आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो सकारात्मक पक्ष की बात करें पहले तो भाई नागरिक की स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा करता है, सत्ता और शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था प्रदान करता है, जनता की भागीदारी बढ़ाता है, सरकार के उत्तरदायित्व को पारदर्शी बनाता है, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता का प्रोत्साहन करती है। ठीक है। और वही नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ नकारात्मक, तो भाई निर्णय लेने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रभाव देखा जाता है, मतलब पैसा अधिक खर्च होता है और लोग अपनी शक्ति या पावर से गलत इस्तेमाल करते हैं। अशिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता की कमी लोकतंत्र को कमज़ोर करती है और लोक लुभावन राजनीति और भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट थे। और लास्ट पॉइंट है कि बहुमत का शासन कभी कभी अल्पसंख्यकों के हित की उपेक्षा करता है। ठीक है। भाई भारत में लोकतंत्र की बात करूँ तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय व्यवस्था तथा संविधान लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला। अनेक चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र निरंतर विकसित हो रहा है। ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई निष्कर्ष लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी पर आधारित सर्वोत्तम शासन प्रणालियों में से एक है। यद्यपि इसमें भ्रष्टाचार, धनबल, चुनावी अपराध और प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी उत्तरदायी शासन, नागरिक अधिकार की सुरक्षा और शांतिपूर्ण सत्ता और परिवर्तन के कारण आधुनिक युग में लोकतंत्र का कोई प्रभावी विकल्प नहीं माना जाता है। ठीक है। वैसे लोकतंत्र तो विश्व की सबसे लोकप्रिय प्रणाली है जिसे पूरा विश्व अपनाना चाहता है, पूरे विश्व ने कुछ देश छोड़ के। ठीक। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के जाने हैं और आपके पेपर में 80 से 90% यही क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी गारंटी है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में।